चलिए देखिएगा, आज का शुरू हो रहा क्या, केमिस्ट्री। आपका लगभग फिजिक्स ख़त्म हो चुका था पहले ही, स्टार्टिंग में ही फिजिक्स पढ़ाए थे, उसके बाद ख़त्म किया आप लोग का बायोलॉजी। ठीक है, अब शुरू करने हैं आज का केमिस्ट्री। केमिस्ट्री एकदम स्टार्टिंग से शुरू करेंगे, एकदम पहला एक्सरसाइज से लेकर जो जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा वो सारा पॉइंट का चर्चा करेंगे। बस खाली ध्यान से आप लोग क्लास नहीं छोड़िएगा तब। ठीक है, तो आज का टॉपिक है पदार्थ। ऐसे पदार्थ के बारे में सब लोग जानते होंगे, लेकिन आज कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़िएगा पदार्थ के बारे में कि पदार्थ क्या होता है, उसके कितने प्रकार है ना, और उस प्रकारों में क्या क्या अंतर देखने को मिलेगा, वो सारा टॉपिक आज यहाँ पर देखिएगा। चलिए, अच्छा पदार्थ क्या है, तो रसायन विज्ञान पहले से है ना कि रसायन विज्ञान के बारे में। रसायन विज्ञान क्या है, तो रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ की रासायनिक संरचना, उसका संघटन, उसका गुण धर्म मतलब कि प्रॉपर्टीज, और रासायनिक अभिक्रिया और उसके परिणामों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, रसायन विज्ञान क्या है, तो रसायन विज्ञान वैसा एक शाखा है फिजिक्स मतलब साइंस का, विज्ञान की वैसे वह शाखा जिसमें हम किसी पदार्थ के रासायनिक संरचना, उसका स्ट्रक्चर, बनावट कैसा बना हुआ है, ठीक है, उसका संगठन मतलब कंपोजिशन किस किस से मिलकर बना हुआ है, उसका गुण धर्म प्रॉपर्टीज मतलब उसमें कौन कौन सा गुण है, ठीक है, उसके अलावा उसके रासायनिक अभिक्रियाओं और उसके परिणामों का अध्ययन हम करते हैं। किसमें, रसायन विज्ञान में। तो रसायन विज्ञान देखिए, अब यहाँ पर क्या है कि 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी रसायन शास्त्री, इसका नाम क्या था, एंटोनी लेवोजियर। एंटोनी लेवोजियर का ही यहाँ पर इमेज है। एंटोनी लेवोजियर ने आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। किसको, एंटोनी लेवोजियर को। पूछेगा फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, एंटोनी लेवोजियर। रसायन शास्त्र शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, यह मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से हुआ है। और कीमिया का मतलब क्या होता है, काला रंग। कीमिया से ही बना आपका केमिस्ट्री। कीमिया से क्या बना, केमिस्ट्री। इसका हिंदी होता है रसायन। कीमिया कौन सी भाषा का शब्द हो गया, तो मिस्र का, है ना, जिसका मतलब क्या होता है, काला रंग। ठीक है, तो यहाँ पर आपका मेनली 3 पॉइंट समझना है। ये जो एंटोनी लेवोजियर है वो कहाँ के थे, तो कहाँ के थे वो, फ्रांसीसी रसायन शास्त्री थे। इन्हीं को बोला था क्या, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री मतलब आधुनिक रसायन शास्त्र विज्ञान का जनक। ठीक है, 2 पॉइंट हो गया। और तीसरा पॉइंट कि रसायन विज्ञान जो रसायन शास्त्र जो केमिस्ट्री हम लोग शब्द पढ़ते हैं केमिस्ट्री, तो वो शब्द लिया गया कहाँ से, मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से लिया गया है। और कीमिया का मतलब क्या होता है, काला रंग। ये हो गया रसायन शास्त्र के बाद, रसायन शास्त्र आखिर होता क्या है। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो पढ़ना होता है हम लोग का होता है पदार्थ, मैटर, है ना। अब पदार्थ के बारे में समझें कि सबसे छोटा तो वही है पदार्थ। रिएक्शन तो बाद में देखेंगे ना, अभिक्रिया या सब, पहले पढ़े किसके बारे में, पदार्थ के बारे में। तो पदार्थ के अगर बोला जाए परिभाषा, तो बोला है कि वह वस्तु जो स्थान घेरे, जिसमें भार हो, है ना, वो क्या कहलाएगा, पदार्थ कहलाएगा। जिसको हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा मतलब कि सेंस ऑर्गन द्वारा महसूस कर सकें, क्या कहलाएगा, पदार्थ कहलाएगा। ठीक है, देखिए वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ कि ब्रह्मांड में उपस्थित वह सब कुछ जिसमें द्रव्यमान हो, मास हो, और जो स्थान घेरे, ठीक है, क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। और किसी अब मास क्या होता है, तो किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा ही मास कहलाता है। और किसी वस्तु का मास बदलता नहीं है। आप एक फिजिक्स में बात सुने होंगे कि सर वजन जो है घटता बढ़ता है। ठीक है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन कुछ और है, चंद्रमा पर वही वजन कम हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, पढ़े थे। लेकिन वो भार घटता है, द्रव्यमान बदलता
नहीं है। भार बदल सकता है लेकिन द्रव्यमान किसी का बदलता नहीं है, क्योंकि द्रव्यमान आखिर होता क्या है, तो उस वस्तु में पदार्थ की मात्रा कितना है। जैसे अगर हमारा शरीर है तो हमारा शरीर में उस पदार्थ की जो मात्रा है वो कितना है वो फिक्स रहेगा, चाहे हम धरती पर हैं चाहे हम चंद्रमा पर हैं। बस हमारा भार जो है, जैसे धरती पर भार अगर 80 किलो का है तो वहाँ पर 180 का 1/6 हिस्सा हो जाएगा। कहाँ? चंद्रमा पर। तो भार घट रहा है, भार बढ़ रहा है। द्रव्यमान ऐसा थोड़ी कि हम वहाँ जाएंगे तो इतना लंबा चौड़ा है, वहाँ जाके तो हम सिकुड़ के छोटा हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, यही रहेंगे। तो भार तो द्रव्यमान तो वही रहा, हमारा बनावट में कोई परिवर्तन नहीं आया, सब पैर हाथ सही सलामत था, लेकिन मेरा वजन वहाँ पर जिसको बोलते हैं भार, वो क्या हो गया, कम गया। तो द्रव्यमान क्या होता है, मास इसको बोलते हैं। तो द्रव्यमान होता है कि कोई भी वस्तु जो है कितने पदार्थों से मिलकर पदार्थ बना हुआ है, क्वांटिटी ऑफ मैटर, है ना, कितने पदार्थों से मिलकर बना हुआ है, क्या कहलाएगा, उसका मास कहलाएगा, द्रव्यमान। अब देखिए लिखा है, जैसे कि जल है, वायु है, एग्जाम्पल में जो भी चीज आप देख रहे हैं कि सब क्या है, पदार्थ कहलाएगा। जबकि ऊर्जा, प्रकाश, ध्वनि, विचार, भावना, ये सब पदार्थ नहीं है, क्योंकि सब स्थान घेरता है। हम मन में सोच रहे हैं तो स्थान घेरेगा, एनर्जी है, स्थान घेरेगा नहीं है। तो जो स्थान घेरेगा वही ना पदार्थ कहलाएगा। पदार्थ क्या कहलाएगा, जो स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरे, या जिसको आप अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं। ठीक है, ये तीनों बात उस पर लागू होता है, किस पे, पदार्थ पे। कि पदार्थ हम उसी को बोलेंगे जो स्थान घेरेगा, जिसमें द्रव्यमान होगा, है ना, और जिसको हम अपनी ज्ञान इंद्रियों द्वारा महसूस कर पाएंगे, वो क्या कहलाएगा, पदार्थ कहलाएगा। तो आप महसूस करने के श्रेणी में ये सब भी आता है कि सर हम प्रकाश को महसूस कर पाते हैं, ध्वनि को, विचार को, भावनाएं को, ऊर्जा को तो महसूस तो करते हैं, लेकिन ये सब में कोई द्रव्यमान, इसमें कोई स्थान घेरने वाला प्रॉपर्टीज नहीं है ना। इसलिए इसको हम पदार्थ नहीं कहेंगे। पदार्थ किसको बोलेंगे, जो भी सामान आप हाथ में लिए होंगे, पेन होगा, किताब होगा, कॉपी होगा, फ़ोन होगा, कुर्सी, टेबल, बेंच, ये सब क्या कहेगा, पदार्थ, क्योंकि ये इसमें स्थान घेर रहा है, इसमें अपना एक द्रव्यमान है, ठीक है, और इसको हम अपनी ज्ञान इंद्रियों द्वारा महसूस भी कर पा रहे हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? देखिए यहाँ पर लिखा है, अगर पदार्थ की परिभाषा की बात करें तो क्या होगा परिभाषा, कि कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसका द्रव्यमान हो, जिसको अपनी पांचों ज्ञानेंद्रियों से महसूस कर सकते हो, क्या कहलाएगा, पदार्थ कहलाएगा। पदार्थ क्लियर हुआ है ना। अगर कोई पूछे पदार्थ की परिभाषा, तो जो स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान हो, और जिसे अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा हम महसूस कर सकते हैं, क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। अब बाद में पदार्थ को ना दो भागों में बांटा गया, है ना, भौतिक आधार पर और रासायनिक आधार पे। अगर हम भौतिक आधार पर देखेंगे तो पदार्थ का 3 भाग है, ठोस, द्रव और गैस। अगर हम रासायनिक आधार पर देखें तो पदार्थ का 3 और पार्ट होता है, तत्व, यौगिक और मिश्रण। ये 10th क्लास में अच्छे से पढ़ने के लिए था, आप लोग को 10th वाला कहानी याद आ रहा होगा, है ना। इसके अलावा पदार्थ का यहाँ तो हम लोग 3 ही देख रहे हैं ना भौतिक आधार पर, 2 और आता है, याद कीजिए, कल पढ़ाए थे ना, सूर्य में ऊर्जा का कारण है प्लाज्मा, तो चौथा होता है प्लाज्मा अवस्था, और 5वां होता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन, है ना। तो कुल मिला के पदार्थ का 5 अवस्था के बारे में आज पढ़ेंगे। इसके बारे में तो बच्चा जानता है कि ठोस, द्रव, गैस का होता है, सब लोग जानते हैं, लेकिन उसके पीछे में उसका मेन प्रॉपर्टी समझना चाहिए। ठोस है तो ठोस में जिसका आकार और आयतन दोनों बराबर रहता है, ठोस कहलाता हो, ये ना पढ़ते हैं। द्रव में जिसका आयतन तो बराबर है लेकिन आकार समान नहीं रह पाता है, द्रव कहलाएगा। और गैस में जिसका आकार और आयतन दोनों असमान हो, निश्चित नहीं हो, वो क्या कहलाएगा, गैस कहलाएगा। ठीक है, ये हो गया डिफिनेशन 10th क्लास का। लेकिन अब तो आप लोग 10th से ऊपर हो गए हैं, तो थोड़ा बहुत अच्छा बताइएगा तब ना लोग है कि हाँ पढ़ा लिखा है।
तो आखिर ऐसा क्यों आता है प्रॉपर्टीज की ठोस के बारे में ऐसा क्यों बोलते हैं कि जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित है? आखिर क्यों? रीजन ये आता है कि क्यों बोला गया कि ठोस का आकार और आयतन क्या होता है, दोनों निश्चित होता है। तो अभी समझते हैं अच्छे से। तो पदार्थ का वर्गीकरण किया गया दो आधार पर, भौतिक और रासायनिक। भौतिक आधार पर 3 भाग, ठोस, द्रव और गैस। रासायनिक आधार पर भी 3 भाग, तत्व, यौगिक और मिश्रण। लेकिन भौतिक आधार में ही 2 और इसमें बढ़ जाएगा, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन वाला। ठीक है, आगे देखिएगा, सबको समझते हैं अच्छे से। पहले समझते हैं, यहाँ आया ना पदार्थ की अवस्था के लिए क्या भौतिक आधार पे, तो ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैसीय अवस्था। इसके साथ साथ प्लाज्मा आया और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट आया, है ना। तो कुल मिलाकर पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हो गई यहाँ पे? 5। ठीक है, ठोस, द्रव, गैस, ये सब तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठोस, द्रव, गैस के बारे में। लेकिन आज हम लोग मेनली समझेंगे इसके अलावा प्लाज्मा और किसका, बोस-आइंस्टीन के बारे में। चलिए देखिएगा, ठोस अवस्था क्या होता है, तो वो बचपन का डिफिनेशन, वैसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों क्या हो, निश्चित हो, वो ठोस कहलाएगा। यहाँ लिखा भी होगा कि ठोस अवस्था वस्तु का आकार और आयतन निश्चित होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जब इन द्रवों पर बाहरी बल लगाया था, बाह्य बल होता है कि बाहरी बल लगाया जाता है, तो उसमें अपना आकार बनाए रखने का गुण होता है। जैसे आप ये मेरा पेन है, ये ठोस के रूप में है, इस पर हम बाहरी बल लगा रहे हैं, फिर भी ये अपना शेप बदल नहीं रहा है। शेप बदलेगा तभी जब हम इसको तोड़ देंगे, है ना। ठीक है, तो इसमें बाहरी बल लगाने के बावजूद भी इसमें अपना आकार बनाए रखने की क्षमता होती है, किसमें, ठोस में। कारण क्या होता है, देखिए कारण होता है कि इसके जो ये भी छोटे छोटे कण से मिलकर बना है। कोई भी पदार्थ जो होते हैं वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर गैप नगण्य होगा, मतलब कि न के बराबर होगा, तो वो क्या कहलाएगा, ठोस कहलाएगा। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर लिखा भी होगा, ठोस वस्तुओं में अंतर आणविक स्थान। अंतर आणविक स्थान मतलब हम वही बोले कि मॉलिक्यूल्स के बीच का गैप, इंटरमोलिकुलर स्पेस, कम होता है, मतलब कि न के बराबर होता है। जबकि इनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल क्या होता है, अधिक होता है। जो इसके अणु हुआ जिससे ये पेन बना हुआ होगा या जो भी ठोस पदार्थ बना हुआ होगा, तो उसके अणुओं का जो आकर्षण बल होता है वो काफ़ी तेज होता है, ताकि वो एक दूसरे को क्या होता है, जकड़ के रखता है। ठीक है, और इनका घनत्व भी क्या होता है, अधिक ना, डेंसिटी हाई। जैसे देखिए ये पदार्थ जो था ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ था। इसी को हम छोटे छोटे कण को ही क्या बोला गया, मोलिकुलर, या हम बोल सकते हैं यहाँ पर अणु बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना हुआ है। अब अणु रहेगा तो ये देखिए, अगर हम यहाँ पे एक और फिगर दे दें, ऐसे बना दें, ये बनाते हैं फिगर, और एक वो ऐसे कर देते हैं। अब बताइए कि 3 फिगर बनाना, एक फिगर यहाँ बना हुआ था पहले से, एक यहाँ बनाए हैं और दूसरा तीसरा ये बना है। ठीक है, अब इसमें बोलिए सर, इसमें जो अणु था वो एक दूसरे से चिपका हुआ था, है ना, एक दूसरे से चिपका हुआ था। इसके तुलना में इसके जो अणु है उसमें गैप थोड़ा ज़्यादा है और इसमें बहुत ज़्यादा गैप है। तो अब बताइए कि मजबूत कौन होगा, ये तीनों में सबसे मजबूत कौन, फर्स्ट वाला, क्योंकि इसके सारे अणु जो है एक दूसरे से बंधे हुए हैं। तो देखिए अब यहाँ पर 2 पॉइंट समझना है। इस अणु के बीच के गैप को जो है, जैसे अणु के बीच में गैप दिखाई दे रहा था ना, यहाँ पर ज़्यादा गैप है, इसमें बहुत कम गैप है जो दिख ही नहीं रहा है। तो अणु के जो बीच का जो गैप हुआ, रिक्त स्थान, उस रिक्त स्थान के लिए एक वर्ड क्या आता है, अंतर आणविक स्थान। क्या आता है, अंतर आणविक स्थान। तो आप बताइए कि सर अंतर आणविक स्थान किसमें सबसे कम है और किसमें सबसे ज़्यादा है। तो आप बोले सर पहला फिगर में सबसे कम है और तीसरा में सबसे ज़्यादा। अंतर आणविक स्थान जो अणुओं के बीच का गैपिंग आया, पहला पॉइंट। अब अणु के बीच में भी आकर्षण बल होगा, है ना, तब ना एक दूसरे को बांधे रखता है।
तो आप बताइए कि आकर्षण बल किसमें सबसे ज्यादा है? हाँ, अणुओं के बीच का आकर्षण बल जो है किस किस फिगर में सबसे ज्यादा है? तो बोलिए कि पहला फिगर में। फर्स्ट फिगर में आणविक बल अणुओं का आकर्षण बल सबसे ज्यादा था, इसीलिए वो एकदम एक दूसरे को जकड़ के रखे हुए, एकदम पैक, है ना। उसके तुलना में आकर्षण बल इसमें कम हुआ, तो इसके अणु थोड़ा फैल फैल हो गए। इसके तुलना में इसका आकर्षण बल बहुते कम हो गया, तो इसका अणु और दूर दूर हो गए। ठीक है, आज जितना दूर दूर होगा वो उतने कमजोर होगा। ठीक है, आज जितने नजदीक नजदीक रहेगा वो उतने स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा, उसका आकार बदल नहीं सकते हैं। अच्छा, एक चीज देखे होंगे आप लोग, कंप्रेस समझते हैं? कंप्रेस करना, दबा के छोटा करना, है ना। जैसे अगर हम बात करते हैं, हम लोग घर में यूज करते हैं एलपीजी सिलेंडर, है ना। तो एलपीजी क्या है? वो गैस के रूप में होता है, लेकिन सिलेंडरवा में इतना कंप्रेस किया जाता है ना कि वो लिक्विड के फॉर्म होता है, वो बचता है अंदर, देखिएगा ना तो इसी से हिलाई तो बजेगा, इसलिए कि पानी भरल है ना। लेकिन जैसे ही उसका दबाइएगा, नोज जो ऊपर वाला होता है, तो गैस के रूप में निकलेगा, फुहारा ऐसा निकलता है ना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो गैस है, एलपीजी गैस ही था, लेकिन वो गैसवा को इतना कंप्रेस किया गया वो टंकी में, है ना, ताकि वो लिक्विड के रूप में हो गया। किसके रूप में? लिक्विड के रूप में हो गया। तो अब कंप्रेस करने का मतलब क्या होता है? दबाना होता है। ठीक है, अब आप खुद सोचिए कि सर जो पहले ही से कंप्रेस्ड है, जैसे इसमें एक दूसरे से चिपका हुआ पहले ही से है, इसमें और कोई गैप है ही नहीं है कि कंप्रेस होगा, तो इसको हम कंप्रेस कर सकेंगे? टूट जाएगा, कहानी खत्म। इसके तुलना में हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं, द्रव को, है ना, क्योंकि इसके अणुओं के बीच में गैपिंग ज़्यादा है, तो इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं। और इसके तुलना में इसके अणुओं के बीच में गैपिंग बहुत ही ज़्यादा है, तो इसको बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। बात समझे? मतलब कि इसको बहुत ज़्यादा हम दबाव देके छोटा कर सकते हैं। इसलिए गैस को हम छोटी छोटी टंकियों में भर लेते हैं, होता है ना, 5 लीटर वाला टंकी में भर लिया गैस के, बड़का में भर लिए, और छोटा आता है स्प्रे। अगर बात करें नॉर्मली स्प्रे, है ना, स्प्रे ऐसे निकालिएगा तो फुहारा गैस के रूप में निकलता है, लेकिन भरल क्या आता है? लिक्विड। तो कंप्रेस किया रहता है उसके अंदर गैस, समझे, जो अंदर लिक्विड के रूप में दिखता है, और वही दबाएंगे तो उस फुहारा के रूप में निकलेगा, तो उसके साथ साथ में परफ्यूम के साथ में। इस बात को समझ में आया? तो कंप्रेस हम किसी चीज़ को कब कर सकते हैं? जब अणुओं के बीच में गैपिंग ज़्यादा हो, तभी हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं। और अणुओं के बीच के गैपिंग कम होगा तो कंप्रेस करने पर क्या होगा? टूट जाएगा। जैसे अगर हमारे हाथ में क्या है? पेन है, ये ठोस के रूप में है। ठोस तभी है जब इसके अणुओं के बीच के गैपिंग एकदम न के बराबर होगा, एकदम सटल सटल होगा। ऐसे दो अणु ऐसे चिपका चिपका है, अब चिपका चिपका है तो ये ठोस के रूप में है। इसको हम कंप्रेस करेंगे ज़्यादा तो क्या होगा? ये टूट जाएगा, सिकुड़ेगा नहीं, है ना। अब अणुओं के बीच में गैपिंग अगर ज़्यादा हो गया तो लिक्विड कहलाएगा, द्रव। अब बहुत ज़्यादा हो जाएगा, गैस, यही ना है। तो अणु के बीच के गैपिंग को क्या बोला गया? अंतर आणविक स्थान, इंटरमोलिकुलर स्पेस। लगने वाले बल को क्या बोलते हैं? आकर्षण बल। अणुओं का बीच का आकर्षण बल, दूर दूर है तो आकर्षण बल कम, एकदम नजदीक नजदीक है तो आकर्षण बल ज्यादा। तो आपसे सवाल पूछते हैं कि किस में अणुओं का आकर्षण बल सबसे ज्यादा होगा? ठोस में कि द्रव में कि गैस में? ठोस में। किस में अणुओं के बीच का आंतरिक स्पेस जो है, इंटरमोलिकुलर स्पेस, सबसे कम होगा? मुक्का मार देंगे हम, सबसे कम तो ठोसे में ना। हम क्या बताएं कि जिसमें स्पेस कम रहेगा उसमें आकर्षण बल ज्यादा, और जिसमें स्पेस ज्यादा रहेगा उसमें आकर्षण बल कम। उल्टा देखना है ना। स्पेस कम है तो आकर्षण बल ज्यादा है। जैसे अगर बताइए कि दो चुंबक है और दोनों चुंबक हाई पावर वाला है, सटल रहेगा, है ना। अब शर्ट या तो स्पेस उसमें है नहीं है, और लो पावर का रहेगा तो दूर दूर रहेगा, तो दूर दूर है, अब आकर्षण बल उसमें क्या है? कम है। जितना दूर जाएगा
जैसे आप रिश्तेदारी में नहीं देखते हैं, नजदीक रहते हैं तो रिश्ता अच्छा, दूर के तो रिश्ता खत्म। है ना, नजदीक में है तो आपका आकर्षण बल उस पर काम कर रहा है, और दूर हुए तो आकर्षण बल खत्म। ये तो सिंपल सिंपल बात होता है, आप लोग समझते नहीं है। आप अरे आप बताएं तब हम समझे क्या मॉर्निंग हो गया। बात समझे, यही कंफ्यूज करेगा। एग्जाम में वैसे नहीं थोड़ी पूछता है कि बताओ ठोस क्या होता है या निम्नलिखित में कौन सा ठोस वस्तु है, ये सवाल पूछेगा बच्चा वाला। नहीं पूछेगा, इसे घुमा फिरा के, है ना, कि निम्नलिखित में से किस में अंतर आणविक स्पेस, मतलब कि ये है अंतर आणविक स्थान सबसे कम होगा, और नीचे देगा ठोस, द्रव, गैस, एक्वा कुछ दे देगा। तो जितने स्पेस सबसे कम उसमें आकर्षण बल ज्यादा। सिंपल से अपना अपने लाइन से लेके चलो, है ना, रिलेट करके। और जिसमें स्पेस ज्यादा आकर्षण बल कम। कोई दिक्कत यहाँ तक? फिर से बोलना है। तो अगला एग्जाम्पल भी मेरे पास है, मन में बहुत खराब बोला, दे सकते हैं। फिर बोले कि सर आप ऐसे बोलते हैं। चलिए, यहाँ पर वही चीज बोला गया है ना कि जिसमें ठोस वस्तु के आंतरिक स्थान कम होता है और आकर्षण बल क्या होता है, अधिक होता है, और इसका घनत्व भी क्या होगा, अधिक होगा। जिसका आकर्षण बल ज्यादा उसका घनत्व भी ज्यादा। ठीक है, सिंपल सिंपल बात। जैसे आपका लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, जिसमें जितना भी दिख रहा होगा फिगर में, वो सब क्या है, ठोस है ना। जो भी चीज दिख रहा है आपका क्या क्या दिख रहा है, ठोस दिख रहा है। तो ठोस में आंतरिक अंतर आणविक स्थान कम, आकर्षण बल ज्यादा, घनत्व भी ज्यादा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। आइए ठोस कहते हैं द्रव। द्रव में फिर वही बचपन का पॉइंट कि जिसका आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन क्या होता है, निश्चित। अगर हमारे पास 1 लीटर पानी है तो वो 1 ही लीटर रहेगा, लेकिन बोतल में डालेंगे तो बोतल के शेप के, गिलास में डाले तो गिलास के शेप में, बाल्टी में डाले तो बाल्टी के शेप में, लोटा में डाले तो गिरा दिए तो सब फैल जाएगा। वही होता है। इसका मतलब क्या कि उसका आयतन तो वही था लेकिन उसका शेप बार बार आकार जो है सो बदल रहा था। जिस बर्तन में डाल रहे थे उस बर्तन के अनुसार वो बदल जा रहा है। तो आकार अनिश्चित लेकिन आयतन निश्चित। ऐसा क्यों? क्योंकि पीछे का रीजन क्या है कि उसके अंतर आणविक स्थान ठोस की अपेक्षा अधिक होता है। जैसे देखिए, ये पानी था, इस पानी का जो मोलिकुलर मतलब मोलिकुल्स है, अणु है, वो का थोड़ा दूर दूर पर है। इसके तुलना में ठोस में क्या था, सब एकदम सटल सटल था। इसमें आकर्षण बल ज्यादा था तो एक दूसरे से क्या था, चिपकल था, है ना। इसलिए वो मजबूती के साथ एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे वाला कहानी, सब चिपकल चिपकल था तो मजबूत था। जैसे ही थोड़ा सा दूर हुआ, है ना, तो इसका आकार बदलना शुरू। जैसा बर्तन में डालेंगे वैसा आकार हो जाएगा, क्योंकि इसमें अणुओं के बीच का दूरी बढ़ गया, और दूरी बढ़ गया तो आकर्षण बल भी कम गया होगा, और कम गया तो जिस बर्तन में डालेंगे उस बर्तन का वो शेप ले लेगा, द्रव। ठीक है ना। तो क्या बोला कि अंतर आणविक स्थान ठोस की अपेक्षा अधिक होता है, जबकि इसके मध्य आकर्षण बल भी क्या होता है, कम होता है। स्थान बढ़ गया, आकर्षण बल कम गया। सिंपल सिंपल बात है। ठीक है। जैसे द्रवों में ठोस की अपेक्षा कम घनत्व होता है, इसका डेंसिटी क्या होता है, ठोस की तुलना में कम होता है। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, दूध ले लीजिए, जल ले लीजिए, तेल ले लीजिए, और जो भी लिक्विड के फॉर्म में होता है वो सब चीज। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब आप सुन तो रहे हैं प्रवचन हमारे मुखों से, तब बीच में हम जयकारा भी लगवाएंगे ना आप लोग से। मतलब सवाल पूछेंगे आप लोग से बीच बीच में, आज हम पर्सनली अटैक करेंगे एकदम चुन चुन के। कुछ का चेहरा एकदम नींद भी आ रहा है कुछ लोगों को कि पता नहीं सर क्या पढ़ा रहे हैं, है ना। रात भर जो जगवारे करते हैं आप लोग, पहरेदारी करते हैं फोनवा में, उसका असर सवेरे सवेरे दिखता है। का रात भर फोन में रहेंगे, हेलो हाय है, हेलो हाय, बाबू खाए नहीं खाए, जाओ सो तो खाए नहीं खाए। सुबह सुबह जब क्लास आवेंगे तो झुकते रहेंगे, नींद आवेगा। तो ठीक है, कर रहे हैं वो ठीक है,
लेकिन गलती से हमारे तक नहीं पहुंचना चाहिए। जिस दिन हमारे तक पहुंच गया बात, उसके अगले दिन से खत्म हो जाएगा। वो हमारा श्राप लगता है, एकदम खतरनाक। ऐसा खतरनाक श्राप लगते हैं ना, बस बहुत के लगा है, सिर्फ आप थोड़ी हैं एगो अकेले। एगो आप हैं, दूसरा में रोशन कुमार है। आइए यहाँ पर गैस ही आते हैं, देखें खौफ। आइए गैस में आते हैं। तो गैस में क्या होता है? तो गैस का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित। आकार और आयतन क्या होता है? दोनों अनिश्चित, मतलब दोनों फिक्स नहीं होता है। ना उसका आकार फिक्स है, ना उसका आयतन फिक्स है। कारण बस यही बोल सकते हैं कि सर उसके अणुओं का बीच का गैपिंग बढ़ जाता है ना। जो अणु पहले ठोस में चिपकल था, द्रव में थोड़ा सा दूर हुआ और गैस में बहुत दूर हो गया, ठीक है। और जब अणुओं के बीच का दूरी बढ़ गया तो आकर्षण बल क्या हो जाएगा? कमेगा। और जब आकर्षण बल कम गया तो उसका शेप फिक्स नहीं रहेगा, कोनो शेप में हो सकता है, ठीक है। तो वही चीज बोला। देखिए, गैसों में अंतर आणविक स्थान, इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ही अधिक होता है, एकदम दूर दूर। देखिए कितना दूर दूर पे है ना। इसके तुलना में देखिएगा, लिक्विड में थोड़ा नजदीक था और ठोस में एकदम नजदीक था, साथ में बंधल था, ठीक है ना। तो इसमें दूर दूर हो गया। जब इतना दूर हो गया तो आकर्षण बल कम की ज्यादा? कम हो जाएगा। दूरी बढ़ेगा, बल कमेगा, आकर्षण बल, ठीक है। इसमें क्या होता है? अधिक होता है। इसीलिए इसमें उच्च संपीड़न, मतलब कि कंप्रेसिबिलिटी का गुण ज्यादा होता है। आकर्षण बल मतलब कम हो गया, अब मोलिकुल्स का डिस्टेंस क्या हो गया है? बढ़ गया है। तो इसको आप इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा कंप्रेस आप गैस को कीजिएगा, उससे कम कंप्रेस कीजिएगा लिक्विड को, और कंप्रेस नहीं होगा ठोस। एक बार कंप्रेस करके चक्कर में तोड़ दीजिएगा। जैसे हमें क्या, कंप्रेस करेंगे तो टूट जाएगा, कहानी खत्म, थोड़ी पिचकेगा, टूट जाएगा। आइए, गैसों के कणों के मध्य आकर्षण बल क्या होता है? नगण्य, मतलब खत्म, आकर्षण बल होवे नहीं करता है, ठीक है। इसलिए गैस के अणु जो है तीव्र गति से अनियमित गति करते हैं। गैस जैसे ही निकलेगा तो जरूरी नहीं कि एकदम सीधे जाएगा, अनियमित, जन्य मन के औने भाग रहा है सब, क्योंकि उसके बीच के अणु के बीच का आकर्षण बल क्या है? नगण्य है या बहुत कम है, न के बराबर है। तो जब अणुओं के बीच का जो आकर्षण बल नहीं रहेगा तो क्या होगा? जो अणु रहेगा, गैस का अणु, सब अनियमित गति करेगा, जिधर किधर, है ना, जिग मोशन में घूमेगा। जैसे कि आपका हो गया ऑक्सीजन और हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो आज पढ़े हम लोग ठोस, द्रव, गैस। अब ठोस, द्रव, गैस को कोई परिभाषा पूछेगा तो बचपना नहीं बोलना है कि सर इधर खड़ा हो जाए, सर जिसका आकार और आयतन निश्चित हो ठोस, नहीं, पूरा बताना है कि आकार और आयतन निश्चित क्यों। कारण पूछेगा तब वही बोलेंगे कि सर अंतर आणविक स्थान बहुत कम होगा, अणुओं के बीच का आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होगा, है ना। ये सब बताना है, तब लगा कि हाँ आप पढ़ल लिखल हैं। नहीं तो आपको बोलता सब लिखल पढ़ल। अंतर है दोनों में ना, पढ़ल लिखल, लिखल पढ़ल में अंतर है। लिखल पढ़ल में क्या होता है कि लिख लिख के आप उसको पढ़ लेना, पढ़ा लिखल में पूरा पढ़ के उसको अपने हिसाब से लिखना। खैर आगे आइए, देखिए वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है फटाफट। ठोस, द्रव, गैस। ठोस को अगर हम गर्म करते हैं तो द्रव बनेगा, द्रव को खूब गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? गैस बनेगा। जैसे बर्फ है, बर्फ को गर्म करेंगे तो पानी बनेगा, अब पानी को गर्माएंगे तो वाष्प, कहानी खत्म, है ना। देखिए अब यहाँ तीनों का कुछ तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। जैसे डेंसिटी, घनत्व, तो घनत्व सबसे ज्यादा ठोस में, ऐसे खुला हुआ है मुंह मतलब कि ज्यादा है ना, जिधर खुला रहता है, तो ठोस में सबसे ज्यादा, ठोस की तुलना में द्रव में उससे कम और गैस में बहुत कम। कौन याद कर रहा है? हमारा हो सकता है।
आइए दूसरा आते हैं आणविक आकर्षण बल। तो आणविक आकर्षण बल ठोस में सबसे ज़्यादा, गैस में उससे कम, सॉरी द्रव में उससे कम और गैस में बहुत कम, है ना। अंतरक आणविक स्थान, अंतरक अंतरण अंतरा आणविक स्थान मतलब इंटरमोलिकुलर स्पेस, सिंपल इंग्लिश में। तो गैस में सबसे ज़्यादा, द्रव में उससे कम और ठोस में एकदम में कम, है ना। क्लियर हो गया। एक्सपेंशन की बोलते हैं, फैलाव, प्रसार। तो गैस सब ज़्यादा फैलेगा, उससे कम फैलेगा द्रव, एकदम न के बराबर ठोस। आते हैं विसरण, डिफ्यूजन। तो गैस में सबसे ज़्यादा होता है विसरण, द्रव में उससे कम और ठोस में सबसे कम। और गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा जिसमें मॉलिक्यूल्स दूर दूर उसमें गति ज़्यादा है ना, भागेगा एकदम जल्दी जल्दी, तो गैस सबसे तेजी से, उसके तुलना में द्रव कम और सबसे कम किसका, ठोस का। यह अध्ययन किया गया। मेन आते हैं अब प्लाज्मा अवस्था। कल आया था प्लाज्मा अवस्था जब सूर्य पढ़ा रहे थे उसमें, तब कि सूर्य में ऊर्जा का है जो प्लाज्मा अवस्था में रहता है। ठीक है, अब यह प्लाज्मा अवस्था है क्या, समझिएगा। प्लाज्मा का कोई निश्चित आकार या निश्चित आयतन नहीं होता है, पहली पॉइंट। यह पदार्थ की चौथी अवस्था है। प्लाज्मा गैसों को आयनीकृत अवस्था है। आयनीकृत मतलब उसमें चार्ज आ जाए, गैस में क्या आ जाए, चार्ज, धनायन, कटायन, अनायन, आप लोग पढ़े होंगे ना, धन आवेशित, ऋण आवेशित, ये हो जाए गैस जो चार्ज हो जाए, जिसमें धन आयन मतलब पॉजिटिवली चार्ज आयन और ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाए, बराबर बराबर हो जाए। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आयन और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन दोनों क्या हो जाए, बराबर बराबर संख्या में हो जाए, तो उस कंडीशन को ही क्या बोलते हैं, प्लाज्मा अवस्था। और यह पदार्थ की चौथी अवस्था है। और यहाँ लिखा है देखिए कि सूर्य और तारों की उष्मा जो है, ऊर्जा प्लाज्मा अवस्था के कारण ही होता है। ठीक है, वहाँ पर क्या होता है कि पॉजिटिवली चार्ज जो आयन है गैस के रूप में है, गैस है ना, है, गैस में क्या आ जाए, चार्ज आ जाए, गैस में क्या आ जाए, चार्ज, ऊर्जा मतलब कटायन, धनावेशित और ऋणावेशित दोनों चार्ज हो गया, लेकिन वो दोनों का संख्या क्या आपस में बराबर हो, तो कौन सी अवस्था कहलाएगा, प्लाज्मा। तो देखिए यहाँ पे आया ठोस, द्रव, गैस, और गैस के ही आयन अगर चार्ज हो जाए, कुछ पॉजिटिव हो जाए कुछ निगेटिव हो जाए और सब बराबर बराबर रहे, उसी को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। क्लियर बात हो गया। गैस का जो आयन था, मॉलिक्यूल्स जो कण था, वही कण क्या हो जाए, चार्ज हो जाए, और चार्ज में कुछ पॉजिटिव और कुछ निगेटिव, लेकिन दोनों बराबर बराबर रहे तो क्या कहलाएगा, वो प्लाज्मा कहलाएगा। तो सूर्य वाला में पढ़े था, प्लाज्मा का नाम आया था, हाँ आया होगा। देखिए ये है सूर्य का ऊर्जा, ये प्लाज्मा अवस्था में है। ठीक है, एकदम बहुत ज़्यादा गर्म है, और इसका जो भाप, जो ऊर्जा उष्मा निकल रहा था, ठीक है, वो चार्ज के रूप में निकल रहा था, तेज, पॉजिटिव और नेगेटिव, और खोल रहा है पूरा एकदम तेज। ठीक है, तो ये प्लाज्मा अवस्था कहलाएगा। आइए, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, जैसे जहाँ पर गैस को भी बहुत ज़्यादा गर्म करके चार्ज कर दिए हम, है ना, तो प्लाज्मा बन गया। उसका अगर बहुत ज़्यादा ठंडा कर देंगे, माइनस में चल जाएगा, एकदम ठंडा, एकदम परम शून्य तापमान, ठीक है, तो वो कहलाएगा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये देखिए 1920 में भारतीय भौतिक विज्ञानी सत्येंद्र नाथ बोस पदार्थ की पांचवी अवस्था के लिए कुछ गणनाएं की, है ना, ये बेचारे खोजे नहीं, कुछ पांचवी अवस्था के बारे में ढूंढ रहे थे, आधा अधूरा काम किए। उसी के आधार पर क्या हुआ कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के रूप में द्रव पांचवी अवस्था की भविष्यवाणी की, है ना। उस पर आधा अधूरा काम कौन कर दिए थे, सत्येंद्र नाथ बोस, बाद में उसको पूरा कर दिए कौन, आइंस्टीन। तो दोनों के नाम से बन गया पांचवा अवस्था का नाम, जिसका नाम पड़ गया बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, है ना। शॉर्टकट में क्या बोले हैं, बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, है ना। बीईसी वह अवस्था है जिसमें किसी गैस को ही बोल रहे हैं ना, गैस को
परम शून्य तापमान मतलब कि एब्सोल्यूट जीरो या 0 केल्विन या माइनस में 273.15 डिग्री सेल्सियस तक शीतल करने पर परमाणुओं की ऊर्जा क्या होती है? समाप्त हो जाती है। सब परमाणु एकदम गैस, जैसे गैस में क्या है कि गैस में उसका कण जो है अनियमित ढंग से भागता है ना, लेकिन उस गैस को हम इतना ज़्यादा ठंडा कर दें, ठीक है, कि गैस का जो आणविक काइनेटिक ऊर्जा था, परमाणु का जो ऊर्जा था, वो लगभग क्या हो जाए? समाप्त हो जाए। मुक्त ऊर्जा क्या हो जाए? समाप्त हो जाए, एकदम परम शून्य तापमान। तो उस परम शून्य तापमान को ही क्या बोला गया? उस कंडीशन को क्या बोला गया? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बात समझें? तो ठोस, द्रव, गैस, गैस को और गर्म करके चार्ज कर देंगे तो प्लाज्मा, और गैस को एकदम ठंडा कर देंगे तो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। क्लियर हो गया पांचों? ठोस, द्रव, गैस बचपन से जान रहे थे। मेन रहा गैस का ही। गैस को अगर खूब गर्म किए और उसमें चार्ज आ गया, है ना, तो प्लाज्मा अवस्था, है ना। और गैस को ही खूब ठंडा किए, एकदम परम शून्य तापमान पर लेके चले आए, और वैसा तापमान पर लेके चले आए जहाँ से क्या होता है कि उसका परमाणु का जो मुक्त ऊर्जा होता है वो क्या हो जाए? समाप्त हो जाए। उसको क्या बोलेंगे? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इसके बारे में किए थे खोज 1920 में सत्येंद्र नाथ बोस ने। आधा अधूरा काम किए, लेकिन इनका पूरा काम कर दिया कौन? अल्बर्ट आइंस्टीन। तो दोनों के नाम से एक नया बन गया बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए आगे आते हैं। देखिए अब यहाँ पर सबसे ठंडा अगर बोलेंगे पदार्थ में, पदार्थ की अवस्था में, तो सबसे ठंडा कौन रहेगा? बीईसी, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। और सबसे गर्म कौन? प्लाज्मा। बात समझ में आया? देखिए यहाँ पर लिखा हो ना, लोवेस्ट टेम्परेचर और हाईएस्ट टेम्परेचर। तो सबसे ठंडा की अगर बात करेंगे तो बीईसी, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। और सबसे ज्यादा गर्म की बात करेंगे तो कौन सा? प्लाज्मा। और बाकी तो पढ़वे किए, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। अब क्या होता है देखिए, यहाँ पर कुछ पॉइंट समझ लेना अच्छे से। और ये सवाल आपका घुमा फिरा के पूछेगा, जिसमें आप लोग फंसिएगा आराम से, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक डायग्राम भी दिया हुआ, नीचे लिखा हुआ भी है कि अगर द्रव को गर्म करने पर गैस बना रहे हैं, ठोस को गर्म करने पर द्रव, द्रव को गैस, गैस को फिर से ठोस, है ना। ऐसे ये पैटर्न बना हुआ है ना। और सबके बीच में नाम भी लिखा हुआ है इंग्लिश में। अब उसी का हिंदी में देख लेते हैं आप। अगर ठोस को गर्म करने पर द्रव बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? गलन, मतलब मेल्टिंग बोलते हैं। मेल्टिंग मतलब पिघलना। द्रव को ठोस में बदलना, जमना होता है ना। पानी को रख देंगे फ्रिज में, जम जाएगा, तो जमना फ्रीजिंग हो जाएगा। वो लिक्विड में था, पानी जम गया, ठोस में हो गया, है ना। तो द्रव को ठोस बदलना, जमना मतलब फ्रीजिंग। गैस का सीधे ठोस के रूप में बदलना, निक्षेपण। गैस था वो सीधे ठोस के रूप में आ गया तो डिपोजिशन, तो हिंदी में क्या बोलते हैं? निक्षेपण। द्रव का वाष्प में बदलना, द्रव का वाष्प में मतलब गैस के रूप में बदलना क्या कहलाएगा? वाष्पीकरण। द्रव का वाष्प का द्रव में बदलना, संघनन, है ना। बारिश होता है संघनन द्वारा, बादल संघनित होता है ना। तो गैस को द्रव में बदलना, वाष्प तो गैस ही ना हुआ, तो गैस का द्रव में बदलना क्या कहलाएगा? संघनन। और ये न जाने कितने बार आया है कि ठोस का सीधे गैस में बदलना, ऊर्ध्वपातन, है ना, सब्लिमेशन। जैसे होता है आपका कपूर का, है ना, और जो होता है फेनाइल का गोली, है ना, वो बाहर रखिएगा तो उड़ जाता है, वो उसमें लिक्विड नहीं बनेगा, वो खत्म हो जाएगा। कपूर भी बाहर रखेंगे तो उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। मतलब ठोस से सीधे किस में आ रहा है? गैस में। तो ठोस का सीधे गैस में बदलना क्या कहलाएगा? ऊर्ध्वपातन। इंग्लिश में बोलेंगे तो उसको सब्लिमेशन, ठीक है। क्या हो? पेट्रोल तो द्रव है ना, वो भी उड़ेगा तो उसको सब ऊर्ध्वपातन नहीं होता, द्रव से गैस बन रहा है,
द्रव से गैस, तो द्रव का वाष्प बदलना क्या कहलाएगा? वाष्पीकरण। वो वाष्पीकृत होता है। पेट्रोल भी उड़ता है ना, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, अगर खुला छोड़ेगा तो क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। उड़ने का मतलब कि वो वाष्पीकृत हो जाता है, मतलब समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो द्रव होता है गैस में तो वाष्पीकरण, ठोस होता है गैस में तो ऊर्ध्वपातन। बात समझे? कोई दिक्कत यहाँ तक कि है? इधर से देवता लोग, किसी के मन में कोई डाउट? उसको रह दिए तो उसको कोचिंग आईडी खुला है, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो नज़र भी तो सकते हैं हम, वो करते हैं तो नज़र भी तो रहते हैं। अब आप कीजिए तो आप नज़र आइएगा? आप तो पता नहीं कौन खोल से निकल कर देते हैं, तो पता चलता हमको बाद में कि आप कांड किए, और तो वजह धरा जाते हैं। आज तक हमारा एक और दिन डेयरी मिल्क नहीं खिलाए हैं। तब पूछे दिए हमारा एक और दिन डेयरी मिल्क। आइए यहाँ पे, ये हो गया। चलिए, ये डायग्राम याद रखिए, ठीक है? इसका हिंदी, इंग्लिश और हिंदी नाम दोनों पे है। ठोस का द्रव गलना, द्रव का ठोस जमना, गैस का ठोस में निक्षेपण, द्रव का वाष्प में वाष्पीकरण, वाष्प का द्रव में, और ठोस का सीधा गैस में ऊर्ध्वपातन। याद रखिएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। आज का क्लास इतना ही। कल समझेंगे हम लोग होने वाले परिवर्तन के बारे में और